नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आज मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूं कि क्या आप स्मोक करते हैं? अगर हाँ, तो कभी आपने सोचा है कि जब आप स्मोक कर रहे होते हैं, उसके बाद जब आपकी सिगरेट खत्म हो जाती है, तो सिगरेट बर्ड्स का क्या होता है? जाहिर सी बात है कि आप उसे फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इससे भी एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। ऐसा ही एक बिजनेस स्टार्ट किया है नमन ने। हमारे साथ हैं कोड एफर्ट्स के फाउंडर नमन। अब इनका ये जो बिजनेस है वो कैसे काम करता है, फिर जो सिगरेट बर्ड्स हैं वो उसका क्या करते हैं, किस तरीके से बिजनेस इनका स्टार्ट हुआ है, कैसे इन्होंने इसे एक स्टार्टअप बना दिया, आइए हम खुद ही नमन से ही जान लेते हैं। नमन हमारे साथ में मौजूद है। नमन, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजलि जी, थैंक यू मेरे को यहाँ बुलाने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो कोड एफर्ट्स के बारे में ही हम जान लेते हैं, क्योंकि जब हम सिगरेट की बात करते हैं तो कोड एफर्ट कैसे बना, कैसे ये आइडिया आया आपको, और सबसे पहले तो यही इसी के बारे में हमें बताइए। तो ये बात है लगभग 8 साल पुरानी। मतलब जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था, थर्ड ईयर, मैंने बीकॉम करी है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। तो तब मैंने सिगरेट बट्स को अपने शहर नोएडा में नोटिस करा और ये देखा कि हर जगह सिगरेट बट्स हैं। स्मोकिंग एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, बहुत लोग स्मोक करते हैं, पर जाने अनजाने वो जब स्मोक करने के बाद जो फ़िल्टर है उसे इधर उधर फेंक देते हैं, क्योंकि उसका कोई प्रॉपर डिस्पोजल नहीं है इंडिया में। तो यही चीज़ को मैंने नोटिस करा अपने शहर नोएडा में 2018 में। और फिर रिसर्च करने के बाद ये पाया कि ना ही सिगरेट बट्स का कोई रिसाइकलर है, मतलब उसकी कोई रिसाइकलिंग नहीं हो रही है, और ना ही उसकी कोई प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि उसको इस तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। तो लगभग 6 से 7 महीने की रिसर्च के बाद हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी जिससे हम सिगरेट बट्स को पूरी तरह रिसाइकल करके उसको नए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इससे हमारी कंपनी कोड एफर्ट प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत हुई 2018 में। बिल्कुल, 2018 में स्टार्ट किया, लेकिन नाम जो आपने कोड एफर्ट्स रखा, इसके पीछे की क्या कहानी है? जी, इसके पीछे बहुत, मतलब हमारी कंपनी का नाम सुन के सबको लगता है कि कोडिंग कंपनी है तो टेक्नोलॉजी या कुछ आईटी डेटा कंपनी होगी। पर कोड का जो हमारा फुल फॉर्म है वो है कंजर्विंग आवर डिप्लीटिंग एनवायरनमेंट। ओके। तो ये एक एफर्ट है, मतलब हमारी तरफ से एक प्रयास है हमारे ख़राब होते हुए पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। और इसमें हमारा फोकस सिगरेट बर्ड्स है, क्योंकि हमारी रिसर्च के हिसाब से सिगरेट बर्ड्स ना ही सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 लिटर्ड सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। और लगभग 4.5 ट्रिलियन सिगरेट बट्स हर साल फेंके जा रहे हैं हमारे प्लैनेट अर्थ पे, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल। ये ज़ाहिर सी बात है। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे आ रहे हैं इन्वायरमेंट, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब हमारे पर्यावरण को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचता है, तो कैसे उसको सही तरीके से ऐसे चीज़ों को या फिर ऐसे उसको बैलेंस किया जाए ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। आप भी वैसा ही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं सिगरेट बर्ड्स की, तो ये आइडिया तो आपको आ गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट आपने कैसे किया, कितना मुश्किल रहा, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। मुश्किलें तो मेरे हिसाब से हर बिजनेस में होती है, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट का हो या कोई एक छोटी सी दुकान भी अगर कोई खोल रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। तो हमारे केस में हमारे सेट ऑफ चैलेंजेस थोड़े डिफरेंट थे, क्योंकि हमें, बहुत लोग कहते हैं कि हमने ज़ीरो से शुरुआत करी। मैं कहता हूँ कि हमने माइनस से शुरुआत करी है, क्योंकि हमें इसकी अवेयरनेस करने में बहुत टाइम लगा। क्योंकि जब हमने शुरुआत करी 2018 में, उससे पहले हमें खुद नहीं पता था कि सिगरेट बट्स का इतना प्रॉब्लम है और इसका कोई रिसाइकलर नहीं है या इसकी कोई गाइडलाइंस नहीं है। पर जब जैसे-जैसे हमारी नॉलेज बढ़ी, हमारा रिसर्च आगे बढ़ा, उससे हमने इसको एग्ज़ीक्यूट करने में सबसे पहले कोशिश करी कि हम इसकी जागरूकता या अवेयरनेस फैलाएँ। लोगों को ये चीज़ के बारे में जागरूक करें कि सिगरेट बट्स भी एक प्रॉब्लम है, और उस सिगरेट बट से हमारे पर्यावरण को क्या-क्या नुकसान हो रहा है। तो अवेयरनेस मैं मानता हूँ वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में या रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज अवेयरनेस का है, क्योंकि जब लोगों को पता ही नहीं है, तो वो कैसे आपके इनिशिएटिव के साथ या आपके बिज़नेस के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। जब उन्हें पता है और अगर उन्हें लगता है कि वो आपके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं या आपकी किसी तरीके से मदद या सहायता कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, पर उन्हें सही रास्ता नहीं मिलता। तो सिमिलरली हमने भी ऐसे ही करा। हमने
ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों को जागरूक करा है। हमने बहुत जगह पे अवेयरनेस ड्राइव्स करी, जैसे स्मोकिंग की अलग-अलग छोटी-छोटी दुकानें हैं जहाँ लोग सिगरेट और चाय वगैरह पीने के लिए जाते हैं, तो वहाँ हमने डब्बे लगाए, ओके। जिससे कि लोग ज़मीन पे फेंकने की जगह उस डब्बे में सिगरेट बट को डालें, जिससे पर्यावरण में भी वो सिगरेट बट ना मिले और हमें एक प्रॉपर सोर्स मिल जाए जहाँ से हम सिगरेट बट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हमारी शुरुआत हुई और धीरे-धीरे जैसे-जैसे हमें कस्टमर्स का फीडबैक मिला और जैसे-जैसे हमारा थोड़ा-सा बिज़नेस एक्सपैंड हुआ, हमने धीरे-धीरे कंपनी को ग्रो करा और आज की एंड डेट कितना में कितना मुश्किल रहा है लोगों को अवेयर करना, कितना मुश्किल रहा ऐसी जगहों पर जाना और उनको ये समझाना कि आप हम यहाँ पर एक बॉक्स लगा रहे हैं एंड जो भी यहाँ से सिगरेट खरीदे तो वो इसमें उसको डिस्पोज कर दे। जी, मैं ये मानूँगा कि हिंदुस्तान में सिगरेट के बारे में बात करना एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। हर कोई बहुत ओपन नहीं है स्मोकिंग और सिगरेट से रिलेटेड कोई भी चर्चा करने के लिए। तो शुरुआती दौर पे हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि थोड़ा चैलेंजिंग रहा, क्योंकि हमने भी लोगों से इसके बारे में कभी बात नहीं करी थी। तो जैसे-जैसे लोगों से हमने बात करी, कुछ लोगों ने कहा कि आप ये गलत कर रहे हो, आप इससे सिगरेट को बढ़ावा दे रहे हो। कुछ ऐसे भी कमेंट्स हमें मिले। और बहुत से ऐसे लोग मिले कि हाँ, हम आपके साथ सहमत हैं, ये एक कूड़ा है और हम अपनी तरफ से जो हम सिगरेट पी रहे हैं, हम ज़मीन पे फेंकने की जगह अगर एक डब्बा दिया जा रहा है, तो क्यों ना हम डब्बे में डालें, इससे हमारी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ है और मैं ये मानता हूँ कि आज की डेट में काफ़ी हद तक अवेयरनेस पहुँची है और 2022 के बाद एक गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी भी अब आज की डेट में है। तो मैं ये मानता हूँ हमारे एफ़र्ट्स के बाद चेंजेस तो आए हैं और धीरे-धीरे आने वाले समय में और ज़्यादा ग्रोथ ही होगी। मतलब ये एक ग्रोइंग मार्केट है। अभी अभी हमने 1 से 2% मार्केट कैप्चर करा है। तो अभी भी बहुत लॉन्ग जर्नी वे है, हमने अभी शुरुआत ही करी है। तो मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में बहुत हाई वॉल्यूम पे इसके ऊपर काम करा जा सकता है। बिल्कुल। एंड जब आपको ये आइडिया आया उस टाइम पर जब फैमिली को आपने बताया तो उनका क्या रिएक्शन था, क्या कहा उन्होंने? जी, तो जैसे मैंने कहा कि उस समय मैं 3rd ईयर में था, बीकॉम कर रहा था, तो जैसे हर एक की ज़िंदगी में 2 या 3 एक ऐसा मोड़ आता है ज़िंदगी में जब आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं जब आप कॉलेज से निकल रहे होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि या तो आप एक आगे की हायर स्टडीज़ करने के लिए एमबीए या एमकॉम या कोई हायर स्टडीज़ कर लीजिए या फिर कोई जॉब ढूँढ लीजिए। और तीसरा ऑप्शन होता है कि आप खुद पे इन्वेस्ट करके अपना टाइम, एफर्ट खुद पे डाल के एक अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। तो मैंने भी सेम 3rd ऑप्शन चूज़ करा। मैंने अपने घरवालों को क्लियरली कहा कि मैं और पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ। मेरे को कुछ समय दीजिए, मैं एक अपना बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ और उस बिज़नेस में मैं सिगरेट बट्स को कलेक्ट करके, रिसाइकिल करके उसके प्रोडक्ट्स बेचना चाहता हूँ। तो मेरी मदर ने सबसे पह उन्होंने मेरे घरवाले इस मामले में काफ़ी ओपन हैं। उन्होंने आज तक हमें किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करा कि आप नहीं यही चीज़ परस्यू करो, आप डॉक्टर आईएएस ही बनो, ऐसा कुछ मैंडेट नहीं था हमारे घर में लकीली। तो मेरी मदर ने एक बहुत सिंपल सवाल पूछा कि चलो आप ये बिज़नेस करना चाहते हो, पर ये इतनी छोटी-सी चीज़ है, इसको आप इकट्ठा कैसे करोगे? तो मैंने कहा मेरे को आप बस 2 साल दे दीजिए, 2 साल बाद मैं आपको इसकी इतनी वॉल्यूम कलेक्ट करके दिखा सकता हूँ कि आप खुद ही बोलोगे कि हाँ, सच में इसका बहुत कलेक्शन हो सकता है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई, घरवालों ने हमें मॉरली और फाइनेंशियली स्टार्टिंग में सपोर्ट भी करा और पहले पहले स्टार्टिंग के दिनों में हमारे लगभग 10 से 20 ग्राम सिगरेट बट्स कलेक्ट होते थे, जो थे लगभग 200 से 300 सिगरेट बट्स कलेक्ट होते थे। आज 8 साल बाद हम डेली के लगभग 70 लाख सिगरेट बट्स को रिसाइकिल कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं, जिसने 200 सिगरेट बट्स से शुरुआत करी हो और आज की डेट में डेली का 70 लाख कर रहा हो, तो जर्नी काफ़ी रही है और हमने उसमें ग्रोथ भी देखी है। तो मैं ये मानता हूँ कि घरवालों का सपोर्ट रहा है तो और भगवान का सपोर्ट रहा है तो ऑब्वियसली, और इवन पब्लिक का हमें पब्लिक सपोर्ट भी बहुत मिला है, मीडिया से काफ़ी सपोर्ट मिला है। तो इस सपोर्ट के थ्रू ही हम आज की डेट में इस मुकाम तक पहुँचे हैं। बिल्कुल। एंड स्टार्टिंग की उस दौरान की अगर मैं जर्नी की बात करूँ, जब आप सिगरेट बर्ड्स को जब आप कलेक्ट करते थे कैसे उस टाइम और अभी, क्योंकि वो जो लॉन्ग जर्नी रही है आपकी
डिफरेंस क्या आपने देखा? एंड दूसरी चीज़ ये भी कि कितना मुश्किल होता था उनको कलेक्ट करना, फिर उसके बाद क्या करती है वो पूरा जो प्रोसेस रहता है, एंड सिगरेट बर्ड्स के बाद में फिर कलेक्ट करने के बाद में उनको किस तरीके से रिसाइकल किया जाता है, क्या उसके बाद उनको रिसाइकल करने के बाद क्या उनका होता है, एक बार ये भी बताइए। जी, तो आपने ये सवाल में 3-4 सवाल एक साथ पूछ लिए हैं, तो मैं एक-एक करके जवाब दूँगा। तो जो आपने जैसे पूछा कि सिगरेट बट्स को हम कलेक्ट कैसे करते हैं, शुरुआती दौर पे कैसे हमने करा। तो जब हमने शुरू करा हमारे पास इतने पैसे तो थे नहीं कि हम एम्प्लॉइज़ को हायर करें या सेल्स रेप्स को हायर करें। तो हमने खुद जा के दुकानों पे, जैसे नोएडा शहर में लोकल हूँ, नोएडा का 96 से नोएडा में रह रहा हूँ। तो आस-पास के सेक्टर्स और एरिया को मैं पहचानता हूँ। और हमारे, क्योंकि मैं यहाँ बचपन से मेरी स्कूलिंग सब कुछ यहीं हुई है, तो बहुत सारे दोस्त भी हैं जो सिगरेट पीते हैं। तो जिनसे जिन दोस्तों ने जहाँ से सिगरेट खरीदनी होती है वो जनरली एक ही दुकान से प्रेफ़र करते हैं, रेगुलर एक ही स्पेसिफ़िक स्पॉट होता है स्मोकिंग सिगरेट्स खरीदने के लिए। तो उनसे हमने मदद माँगी और उन्होंने हमें रेफ़र करा कि ये दुकान पे जाना, या हमारे साथ वो गए और उन्होंने हमारी मदद करी वो डब्बा लगाने की। दुकानदार को हमने ये भी बेनिफ़िट दिया कि डब्बे का हमने कोई उनसे चार्ज नहीं लिया। अगर हम उनसे पैसे माँगते तो शायद दुकानदार हेज़िटेट करता, पर अगर उन्हें फ्री में एक डब्बा मिल रहा है और उनके दुकान की सफाई ही हो रही है, तो उनको क्या प्रॉब्लम है? उनका तो बेनिफिट ही हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे डब्बे लगे और डब्बे पे हमारी प्रॉपर ब्रांडिंग होती थी। तो 24/7 हमारे पास एक ब्रांडिंग टूल भी मिल गया, क्योंकि ओके। मार्केट में लगा हुआ है। तो ये नहीं आप कह सकते हैं कि इस दुकान पे सिर्फ़ एक मैनेजर लेवल का आदमी ही आएगा या एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंसान ही आएगा। कोई भी आ सकता है सिगरेट खरीदने, एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ भी वहाँ पे आके सिगरेट खरीद सकता है। तो जब वहाँ हमारा डब्बा लगा है, तो उससे हमारे ब्रांड की अवेयरनेस भी होती है। तो ऐसे धीरे-धीरे करके हमने जब डब्बे लगाए, तो जिस दुकान से हमने शुरुआत करी, उसी दुकानदार ने हमें और दुकानदारों से कनेक्ट करवाया कि इस सेक्टर में मेरा चाचा बैठता है या मेरे ताऊजी बैठते हैं या मेरा भाई की इस सेक्टर में दुकान है, वहाँ जाके भी आप डब्बा लगा दो। तो इस तरीके से हमने डब्बे लगाने शुरू करे और आज की डेट में लगभग 3 लाख से ज़्यादा डब्बे हम लगा चुके हैं ऑल ओवर इंडिया, जिससे हमारा इतना लेवल का कलेक्शन होता है। उसके अलावा जैसे आपने देखा हो कि अब तो ऑनलाइन कबाड़ी वाले कंपनीज़ काफ़ी आ गई, तो आप ऑनलाइन भी अपने स्क्रैप को सेल कर सकते हैं, सर्विसेज़ हैं। पर पहले के टाइम पे एक आदमी आता था, रोज़ आवाज़ लगाता था, पेपर दे दो, प्लास्टिक दे दो, तो वो बेसिकली स्क्रैप डीलर है। तो हमने वो ही टेक्नीक को यूज़ करा, हमने कुछ नया उसमें आविष्कार या इन्वेंशन नहीं करा। हमने क्या करा, जो लोग हमारी रैक पिकर कम्युनिटी है, उन लोगों को इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता कि ये चीज़ रिसाइकिल हो सकती है या नहीं हो सकती। उनको उस चीज़ से मतलब है, ये जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, क्या ये बिक सकता है? इज़ इट सेलेबल? अगर वो बिक सकता है और उसको कुछ आमदनी या उसको कोई पैसे मिल सकते हैं, तो वो उस चीज़ को ज़रूर कलेक्ट करते हैं। तो हमने वो ही दिमाग लगाया और जितने भी हमारे आस-पास के शहर में जितने रैक पिकर्स थे, उनको जाके बोला कि आप हमें कलेक्ट करके दीजिए, हम इस सामान के बदले आपको 100-200 रुपए पर केजी पे करेंगे। तो इस तरीके से हमारी कलेक्शन भी बढ़ी और धीरे-धीरे हमारा रैक पिकर कम्युनिटी का नेटवर्क बढ़ा और आज की डेट में लगभग 2800 से ज़्यादा रैक पिकर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें सिगरेट बट इकट्ठा करने में मदद कर रहे हैं और उनसे उनकी जो मंथली इनकम है, उसमें लगभग 15 से 20% इंक्रीज़ हुआ है। अगर एक रैक पिकर जो है वो महीने के अगर 20,000 कमा रहा है, तो आज की डेट में वो हमारे साथ जुड़ के लगभग ढाई से 3,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा पा रहा है, सिर्फ़ सिगरेट बट्स को अलग करके हमें हमारे तक पहुँचाने के लिए। तो ये सब हमारे टेक्नीक्स थी, जो हमने कलेक्शन के लिए इम्प्लीमेंट करी। और जब हमारा सिगरेट बट्स जैसे आपने दूसरा सवाल पूछा कि इसको हम रिसाइकिल कैसे करते उसके हैं बाद या फिर इसका होता क्या है? उसका क्या होता है? तो हमने जब रिसर्च करा 2018 में कंपनी शुरू करने से पहले, तो हमने ये चीज़ पे पहले फ़ोकस नहीं करा कि कलेक्ट कैसे होगा। हमने पहले ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी कि क्या हम इसको रिसाइकिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने कलेक्ट कर लिया, पर अगर हम इसको रिसाइकिल या कोई और चीज़ में यूज़ ही नहीं कर सकते, तो हमारा टाइम, पैसा, एफ़र्ट सब एग्जैक्टली। कुछ बर्बाद है। तो हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, जिससे हम सिगरेट बड को पूरी तरह रिसाइकिल कर सकते हैं।
और मैं जैसे कह रहा हूँ कि पूरी तरह रिसाइकिल कर सकते हैं, इसका ये मतलब है कि सिगरेट बट्स में 3 टाइप के आइटम्स हमें मिलते हैं। हुँ, एक तो उसके पीछे रुई जैसा मटेरियल होता है, वो रुई नहीं होती है, वो प्लास्टिक होता है, व्हिच इज़ ओके। नॉन बायोडिग्रेडेबल, हुँ, और 10 से 12 साल लगते हैं उसको बायोडिग्रेड होने में, और सेल्युलोज़ एसीटेट कहते हैं उसको। तो पहला पार्ट हो गया फ़िल्टर। दूसरा आइटम जो उसमें हमें मिलता है, उसके ऊपर सिगरेट के फ़िल्टर के ऊपर एक पेपर की कवरिंग होती है। हुँ, 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 येलो या वाइट कलर की एक पेपर की कवरिंग होती है। तो वो सेकंड आइटम हो गया पेपर। और कुछ लोग क्योंकि पूरी सिगरेट नहीं पीते हैं, तो तीसरा आइटम हो गया थोड़ा बहुत जो लेफ्ट ओवर टोबैको है। तो हुँ, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ़ फ़िल्टर को रिसाइकिल करने की जगह हम तीनों चीज़ों को रिसाइकिल करते हैं। तो फ़िल्टर को रिसाइकिल करने के लिए हमारे पास एक ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी है, और प्रोप्राइटरी केमिकल्स के थ्रू हम उसको रिसाइकिल करते हैं। तो शुरुआती दौर पे जैसे हमारे पास क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी और ज़्यादा आइडियाज़ भी नहीं थे कि हम कैसे इसको यूज़ करें, तो रिसाइकिल करने के बाद जो हमारे पास रुई जैसा मटेरियल होता है, उसको हम एज़ अ स्टफिंग यूज़ करते थे, हुँ, हुँ, टॉयज़ में, कुशन्स में, की चेन्स में और गद्दों में। हुँ, ये हुँ, प्रोडक्ट्स अभी भी हम बना रहे हैं। हुँ, उसमें हम बाहर का जो फैब्रिक है, वो मार्केट से परचेज़ करते हैं, और उसके अंदर नॉर्मल रुई भरने की जगह हम हमारे सिगरेट की रिसाइक्ल्ड फाइबर को यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया पेपर, हुँ, तो हुँ, पेपर को हम रिसाइकिल करके 2 टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एक है मॉस्किटो रेपेलेंट, जैसे ओके। गर्मियों और मानसून के सीज़न में हुँ, मच्छर हुँ, की हुँ, प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाती है, तो जैसे मार्केट में एक प्रोडक्ट आता है गुड नाइट फास्ट गार्ड, हाँ, उसी टाइप का हमारा भी एक मॉस्किटो रेपेलेंट है। क्योंकि जो हम पेपर को बनाते हैं और जिस तरीके से हम बनाते हैं, वो मॉस्किटो को रिपेल करता है, वो उसको हुँ, किल हुँ, नहीं करता। ओके। इसके पीछे भी एक कहानी है कि हम किलर बना सकते हैं वैसे। हुँ, हुँ, अगर हम चाहें तो हम मॉस्किटो को मारने की भी एक बना सकते हैं, पर हम क्योंकि क्रुएल्टी फ्री ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो हम किसी को ये नहीं चाहते कि मारें, हुँ, तो हुँ, बस उसको हम रिपेल करते हैं। तो ये पहला प्रोडक्ट है पेपर से। और दूसरा प्रोडक्ट है जो हम रिसाइक्ल्ड पेपर बनाते हैं, जो हमें पेपर निकलता है, क्योंकि रिसाइक्ल्ड पेपर एक बहुत कॉमन चीज़ है जो बहुत सालों से होती आ रही है। हुँ, तो हुँ, हम हमारे पेपर को यूज़ करके एक रिसाइक्ल्ड पेपर तैयार करते हैं, जिसको हम प्रिंटिंग में और एनवेलप्स में, कैरी बैग्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। एंड इसका मॉस्किटो वाले का इसका आइडिया आपको कैसे आया? ये तो जो आपने उससे पहले बताया कि टॉयज़ में वो स्टफिंग वगैरह ये सब करनी है। उसका इसके बाद इसका जो आइडिया मॉस्किटो वाले इसका कैसे आपको आइडिया आया? तो हम इसमें क्या हुआ, हम लोग इसके हैंडमेड पेपर की शीट्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, हुँ, और गलती से हमसे वो हम उसको जला के देख रहे थे कि इसको जलने में कितना टाइम लगता है, टेस्टिंग फेज़ पे हुँ, था। हुँ, हुँ, तो जब हमने उसको जलाया तो उससे मॉस्किटो अपने आप दूर भागने लगे। ओह! तो फिर हमने जैसे-जैसे रिसर्च करी तो हमने उसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स डाले हैं, जो मॉस्किटो को रिपेल करते हैं। हुँ, तो उससे हमने ये प्रोडक्ट डेवलप करा। एक और मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगा, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं बनाऊँगा, और आज की डेट में वो हमारा वन ऑफ द बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है। पर उसको बताने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जो हमारे पास टोबैको बचता है, हुँ, जो थोड़ा बहुत तम्बाकू बचता है या राख हमें जो मिलती है, उसको हम फेंकते नहीं हैं। उसको हम रिसाइकिल करके उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब खाद बनाते हैं, हुँ, और आस-पास के नियर बाय गार्डन्स और नर्सरी में सेल करते हैं। ओह! अब एक जो नया प्रोडक्ट हम 2022 से ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, लगभग 4 साल हो गए। हमारे पास एक दिन ऐसी कॉल आया, एक कॉलेज से स्टूडेंट्स थी, फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेज की लड़कियाँ थी। उन्होंने हमें कॉल करा और कहा कि हमें आपसे आपका फाइबर खरीदना है, हुँ, जो हमारे पास सिगरेट का रिसाइक्ल्ड फाइबर है, हम आपसे वो चीज़ खरीदना चाहते हैं। आप रेट बताइए, हम आपको पे करके आपसे परचेज़ करेंगे। हमने उन्हें सप्लाई करा, हमने उन्हें 20 केजी सप्लाई करा स्टार्टिंग हुँ, में। हुँ, तो हमारी तरफ से वो चीज़ कंप्लीट हो गई, हमने सेल कर दिया। उसके बाद 1 महीने बाद उनका फ़ोन आया कि हमने आपके मटेरियल से एक धागा तैयार करा है। अच्छा उसी से? उसी फाइबर से एक धागा तैयार करा है, क्योंकि हुँ, है हुँ, तो रुई जैसा मटेरियल ही, हुँ, तो हुँ, उसके रुई धागा भी बनाने के लिए आप फाइबर्स को ही यूज़ हुँ, करते हैं, हुँ, हुँ, कॉटन को या पॉलिएस्टर के फाइबर्स ही होते हैं। तो तब हमें समझ आया कि इस फाइबर को यूज़ करके धागा भी बनाया जा सकता है। हुँ, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई, तो हमने उनको कहा कि आप अगर हो सके हमें 2-3 केजी धागा जो आपने बनाया है, वो आप हमें दे दीजिए, हम उसका आपको पे कर देंगे। हुँ, तो उन्होंने हमें सप्लाई करा।
हमने परचेज़ कर लिया, हमने देखा धागा बहुत अच्छा बन गया, उसको हमने हैंडलूम पे जो हाथ से कपड़ा बनाने वाले हैं, उनसे कनेक्ट करके उसका एक कपड़ा तैयार करा। फिर एक और बार उन्होंने हमसे कंसाइनमेंट खरीदा और सामान मँगाया और उसको धागे को कन्वर्ट करके कपड़े की एक कलेक्शन तैयार करी और अपने कॉलेज में प्रेज़ेंट करा, जिससे वो कॉम्पिटिशन जीत गए मतलब। तो उससे हमें ये चीज़ का पता चला कि ये फाइबर को सिर्फ़ भरने की जगह चीज़ों में, क्यों ना हम इसका धागा बनाएँ और इसका कपड़ा तैयार करें। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री और यार्न इंडस्ट्री में हमारे मटेरियल को यूज़ करने की। और आज की डेट में अगर आपने सुना हो, रिलायंस रिटेल का एक ब्रांड है ली कूपर। ली कूपर ने वर्ल्ड की सबसे पहली जीन्स डेनिम जीन्स बना के सेल करते हैं, जो रिसाइक्ल्ड सिगरेट बट से बनी है। और उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन ये है कि वो जो धागा जो यूज़ करते हैं, वो धागा हमारी कंपनी सप्लाई करती है आज की ओह, डेट में। दैट्स नाइस। और हर महीने मतलब उनका रेगुलर रिक्वायरमेंट आता है और हम उनके ऑर्डर्स फुलफ़िल कर रहे हैं। अच्छा, अभी मार्केट में कौन-कौन से कस्टमर्स हैं आपके? अभी तो काफ़ी कस्टमर्स हैं, मतलब मैं आपको कुछ के नाम बता सकता हूँ, जैसे रिलायंस रिटेल का मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, उनको हम धागा सप्लाई करते हैं और कपड़ा बनाने में मदद करते हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस है, जिनकी किताबें छपती हैं, वो लोग हमारा पेपर यूज़ करते हैं। और ग्रॉस टूल्स करके कंपनी है, हार्डवेयर टूल्स बनाती है, वो हमारा पेपर यूज़ करते हैं। एमजी मोटर आपने कंपनी का नाम सुना हो, उस कंपनी में हमारे की चेन्स जाते हैं, कुशन्स जाते हैं और टॉयज़ जाते हैं। सेल्सफोर्स कंपनी हमसे परचेज़ करती है। ऐसे लगभग 50 से 60 कंपनीज़ हैं, जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं और उनको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ दे रहे हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री में भी हम अपने पेपर को सप्लाई करते हैं, जैसे कैम्ब्रिज स्कूल हो गया, उनकी सारी ब्रांचेज़ में हमारा ही रिसाइकल्ड पेपर यूज़ होता है। तो धीरे-धीरे हम मतलब वी आर अ बी टू बी कंपनी, तो हम कंपनी टू मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस सप्लाई करते हैं। हमारा कोई मतलब हम इंडिविजुअल कस्टमर्स को अभी कैटर नहीं कर रहे हैं। तो बल्क में हमारे पास सामान आता है और बल्क में जाता है हमारा। तो बिल्कुल। ये हमारा मॉडल है। एंड कितनी टीम आपके साथ काम कर रही है, कितने लोगों की? तो अगर मैं रैक पिकर्स और पूरी टीम की बात करूँ, तो लगभग 2800 से ज़्यादा रैक पिकर्स हमारे साथ कनेक्टेड है ऑल ओवर इंडिया। लगभग 250 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में हमारे कलेक्शन सेंटर्स हैं, जहाँ से हमें सिगरेट बट्स कलेक्ट होके डेली के 70 से 80 लाख सिगरेट बट्स, यानी कि अप्रॉक्सिमेटली 2 टन सिगरेट बट्स डेली का कलेक्ट होके आता है। उसके अलावा लगभग 100 से ज़्यादा रूरल विमेन हैं हमारे साथ, जो जिनको हम ट्रेन करते हैं और वो घर पे बैठ के हमारी मदद करती हैं ये टॉयज़ और कुशन्स और रिसाइक्ल्ड पेपर प्रोडक्ट्स बनाने में। तो 100 से ज़्यादा महिलाएँ हमारे साथ जुड़ी हैं, जिससे हम विमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करते हैं। और इसके अलावा 8 फुल टाइम एम्प्लॉइज़ हैं, जो वेस्ट को मैनेज करते हैं और डेली ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। तो ये बिल्कुल। हमारी टीम है। बाकी चीज़ हमने आउटसोर्स करी हुई है, जैसे लीगल डिपार्टमेंट हमने आउटसोर्स करा हुआ है, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, सोशल मीडिया, ये सब हमने जो लोग एक्सपर्ट्स हैं इसमें, उनके साथ कोलैबोरेट करके हम काम करते हैं। बिल्कुल। एंड अगर रेवेन्यू मॉडल की अगर बात की जाए, किस तरीके से वर्क रहता है, कितना अभी कंपनी का कोई वैल्यूएशन है? जी, तो अभी तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे, अब तो हमारा मतलब सिचुएशन अच्छा है। स्टार्टिंग के 2-3 साल हमने कोई प्रोडक्ट्स बनाए नहीं, तो हमारे पास कोई रेवेन्यू नहीं था, कंपनी नेगेटिव्स में ही थी। ओके। पर आज की डेट में डेली कंपनी में सेल्स है और कंपनी रेवेन्यू कर रही है। और क्योंकि बी टू बी कंपनी है, तो बल्क में ही जाता है। मैं ये कहूँगा कि अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, तो हमारी कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए की होगी अभी। और उम्मीद है 2030 तक अगर इसी तरीके से मोमेंटम रहा और आने वाले टाइम पे हमारी कंपनी के साथ जैसे और लोग जुड़ना शुरू करें और कंपनीज़ को हम सप्लाई करें, तो 500 से 1000 करोड़ की कंपनी बनाना कोई मुश्किल टारगेट नहीं है। तो बिल्कुल। यही हमारा टारगेट है अच्छा, 2030 लोगों तक। को जब ये पता चलता है कि ये जो उनका प्रोडक्ट है वो सिगरेट बट से बना हुआ है, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? देखिए, टॉयज़ को लेके काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि टॉयज़ जनरली बच्चों के प्रोडक्ट्स हैं, एग्जैक्टली, हाँ। तो हर एक पेरेंट के दिमाग में ये एक थॉट ज़रूर आता है कि कहीं ये मेरे बच्चे को हार्मफुल तो हार्मफुल नहीं, या तो किसी नहीं तरीके का होगा या साइड इफ़ेक्ट तो नहीं कोई होता? साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा।
तो जैसे एक नॉर्मल टेडी बेयर आप खरीद रहे हैं हम्म। और जो सर्टिफिकेशंस उन कंपनियों के पास है सेफ्टी के लिए, हम्म। वो सारी सर्टिफिकेशंस हमारी कंपनी के पास भी हैं। हम्म। जैसे कि हमारी कंपनी के पास ISO 9001 की सर्टिफिकेशन है, जिससे हम ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एज़ पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से। उसके अलावा हमारी कंपनी के पास ISO 14001 की सर्टिफिकेशन है। उससे हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं सिगरेट बट्स को रिसाइकिल करने का, हम्म। उससे कहीं और कोई वेस्ट तो नहीं जनरेट हो रहा है। हम्म। तो जो हमारा मॉडल है वो कंप्लीटली ज़ीरो वेस्ट डिस्चार्ज मॉडल है। उससे हम ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है उससे और वेस्ट तैयार नहीं हो रहा है। अब रही बात सेफ्टी की, तो हम एक स्टेप एक्स्ट्रा काम करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा जिस टाइप का फ़ील्ड है हमें सेफ्टी और क्वालिटी मेंटेन करके हर समय रखना पड़ता है। तो प्रोडक्ट के अलावा हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं और वेस्ट को एक्चुअल में हैंडल कर रहे हैं, जो डेली उस मटेरियल के साथ कनेक्ट में आ रहे हैं, हम उनकी भी देख-रेख के लिए हमने ISO 45001 की सर्टिफ़िकेशन ले रखी है, जिससे हम ये एंश्योर करते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, वो लोग की भी हेल्थ वाइज़ और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मेंटेन्ड है। तो ये तो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा मार्केट में ग्रीन वॉशिंग बहुत है, हम्म। कि लोग कहते हैं कि ये एक रिसाइकल प्रोडक्ट है पर एक्चुअल में होता नहीं है। एग्जैक्टली, हाँ। तो उसको उसको एंश्योर करने के लिए वर्ल्ड का एक स्टैंडर्ड है GRS, ग्लोबल हम्म। रिसाइकल स्टैंडर्ड। तो हमारी कंपनी के पास GRS सर्टिफिकेशन है, जिससे हम ये एंश्योर करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट क्लेम कर रहे हैं कि वो रिसाइकल्ड है, तो उसमें सच में रिसाइकल्ड मटेरियल ही यूज़ हो रहा है, उसकी सर्टिफिकेशंस हैं। तो इस तरीके से हम अपनी कंपनी को लीगली और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ मेंटेन करके चल रहे हैं, और हर एक बैच की लैब टेस्टिंग हमारे लिए मैंडेटरी है, क्योंकि ऑडिट्स होते हैं। तो हम्म। हर एक बैच जो हम रिसाइकिल करते हैं उसकी प्रॉपर लैब टेस्टिंग होती है, जिससे कि हम प्रॉपर उसको डॉक्यूमेंट कर पाएँ और ये चीज़ इंश्योर कर पाएँ कि जो मार्केट में प्रोडक्ट्स जा रहे हैं हम्म। वो सेफ़ टू यूज़ है। पर अगर तब भी किसी को संदेह है कि हमारा प्रोडक्ट सेफ़ टू यूज़ नहीं है, तो हम किसी को फ़ोर्स नहीं करते हैं। वो अगर थोड़ा-सा भी ऑब्जेक्शन है, तो दे आर फ्री टू नॉट यूज़ आवर प्रोडक्ट। पर जो लोग को सही लगता है, जो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो परचेज़ कर रहे हैं, और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हमसे जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ काम कर रही हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि धीरे-धीरे बदलाव तो आ ही रहा है। बिल्कुल, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि नहीं, हमें सिगरेट, नो टू स्मोक, जी। सिगरेट नहीं पीनी है, स्मोकिंग हमें नहीं करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। जी, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हम लोग स्मोकिंग को लेके काफ़ी क्लियर हैं कि वी डू नॉट प्रमोट स्मोकिंग। हमारे सारे सोशल मीडिया पे अगर आप चेक करें, तो हम आप सिगरेट को कैसे छोड़ सकते हैं, हम उसके बारे में बहुत बात करते हैं हमारे हम्म। सोशल मीडिया के थ्रू। हम हमारी कंपनी के रिसाइक्लिंग से बड़ा ऑब्जेक्टिव लोगों की हेल्थ है। तो मेरे से ज़्यादा जो कंपनियाँ सिगरेट बना रही हैं, वो नहीं चाहेंगी कि सिगरेट कभी बंद हो, क्योंकि उनका रेवेन्यू सिगरेट जो लोग पी रहे हैं उन्हीं से है। पर हमारे केस में हम इस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है सिगरेट से, उससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। लेकिन हम अगर मान लीजिए कि अगर लोगों ने सिगरेट पीना ही कम कर दिया, बहुत ज़्यादा छोड़ दिया, जी, ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस वो बहुत ज़्यादा हो गए, तो आने वाले टाइम में आपके बिजनेस पे असर नहीं पड़ेगा इसका? मैं ये मानता हूँ कि वो हमारी ही जीत है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर क्या है? एक एंटरप्रेन्योर होता है जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे। हम्म। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है? स्मोकिंग और सिगरेट बट्स। हम्म। अगर स्मोकिंग की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, तो मेरी तो जीत हो गई ना। हम्म। तो मैं जो इतने 10 साल 8-10 साल से जो मैंने टीम डेवलप करी है, जो मैंने नॉलेज डेवलप करी है, जो हमारा नेटवर्क हमने तैयार करा है, उसको यूज़ करके हम दूसरे वेस्ट के ऊपर भी तो काम कर सकते हैं। कोई ज़रूरी तो है नहीं कि हमें सिगरेट पे ही काम करना है ज़िंदगी भर। हम कोई और वेस्ट को रिसाइकिल करने की तो क्या शुरुआत कर अभी सकते इसके हैं। इसका कोई बैकअप प्लान है अभी? अभी नहीं है, क्योंकि अभी जैसे हमने सिर्फ़ अभी 2% मार्केट कैप्चर करा है, और मेरे जीते जी मेरे को नहीं लगता कि लोग सिगरेट छोड़ रहे हैं। और
सिगरेट बैन तो नहीं हो रही है। लेकिन बैन नहीं हो रही है, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं। हो रहे हैं सिगरेट। सिगरेट छोड़ने के लिए बहुत सारी मार्केट में निकोटीन है, च्युइंगम्स वैसी आ गई हैं। जी, जी, मैं इन सब चीज़ों को 100% मानता हूँ और बहुत अच्छा है कि ये सब चीज़ आ रही है और लोग सिगरेट पीनी छोड़ रहे हैं। पर तब भी अगर बिल्कुल ख़त्म करनी है तो उसमें बहुत लंबा समय लगेगा और अगर इंडिया में ख़त्म भी हो जाती है और अगर हमें इसी बिज़नेस को कंटिन्यू करना है, तो बाहर के देशों में तो सिगरेट की स्मोकिंग और ज़्यादा है। इंडिया में तो सिगरेट पीने वाले बहुत कम हैं क्योंकि वो तो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए क्वांटिटी काफ़ी है। पर देखा जाए तो यहाँ च्यूइंग टोबैको वाले भी बहुत लोग हैं, जो जैसे मार्केट में खाने वाला टोबैको भी बहुत प्रकार का आता है। वो वाले कंज्यूमर्स भी बहुत हैं, कुछ लोग बीड़ी भी बहुत पीते हैं। तो यहाँ मिक्स्ड स्मोकिंग में भी बहुत बहुत टाइप की चीज़ें हैं, जो लोग कंज़्यूम कर रहे हैं। तो अगर इम्पोर्ट करने की ज़रूरत पड़ी, तो हम बाहर से भी इम्पोर्ट कर सकते हैं मटीरियल को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लीगल प्रोडक्ट है। इल्लीगल तो कुछ है नहीं इसमें, सिगरेट लीगल प्रोडक्ट है, टैक्स लगता है उस पे प्रॉपर और उसकी प्रॉपर सेल्स होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे जीते जी तो ये सिगरेट की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी, पर हाँ, अगर हो जाती है तो मेरी सबसे बड़ी जीत है और कंपनी जो बना रही है जैसे आईटीसी और इन सब की, इनकी बहुत बड़ी हार है। बिल्कुल। एंड अगर क्योंकि अभी आपने कहा कि अभी प्लान वैसा आपका नहीं, बैकअप प्लान वैसा कोई रेडी नहीं, लेकिन कभी माइंड में ऐसा आया कि इन केस अगर ऐसा हो जाता है तो एटलीस्ट हमें हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए, हम किसी और पर काम कर सकते हैं। या फिर ग्लोबली भी आपने कहा कि फिर हम ग्लोबली जाएंगे, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। जी, तो ग्लोबली अगर बात करें तो हमने जो हमारी टेक्नोलॉजी है रिसाइक्लिंग की, वो 5 और कंट्री में ऑलरेडी सप्लाई करी हुई है। तो क्योंकि सिगरेट पीना हर एक कंट्री की प्रॉब्लम है, मतलब स्मोकर्स आर एवरीवेयर। हर एक कंट्री में आपको स्मोकर्स मिल जाएँगे और सिगरेट बट्स की प्रॉब्लम आपको हर एक कंट्री में मिल जाएगी। तो आज की डेट में जैसे हमने 5 कंट्री में अपनी टेक्नोलॉजी दे के उस कंट्री की सिगरेट प्रॉब्लम को सॉल्व करा है, तो पूरे वर्ल्ड में लगभग शायद 180-190 कंट्रीज़ हैं। तो उन सब कंट्रीज़ में अगर हमारी टेक्नोलॉजी जाएगी, तो एक मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी को अगर पूरा विश्व यूज़ कर रहा है, तो वो अपने में हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं ये मानता हूँ और उसके अलावा धीरे-धीरे अगर हम इस चीज़ में हमें अभी तो ग्रो कर रही है कंपनी, अगर हमें आगे चल के स्टैग्नेशन फ़ील होता है या मतलब ऐसा लगता है कि बिज़नेस ग्रो और नहीं कर रहा है, तो हम हमारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और हमारी टीम को यूज़ करके और वेस्ट को भी रिसाइकिल करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में ई-वेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन कमोडिटी हो गया है। उसके अलावा टेक्सटाइल वेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कपड़े का वेस्ट होता है, उसका अभी बहुत सारे सॉल्यूशंस मार्केट में नहीं है, तो उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं और उसके ऊपर कोई टेक्नोलॉजी तैयार कर सकते हैं। तो अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं, बस आपका नज़रिया होना चाहिए और आपका पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आपको एग्ज़ैक्टली करना क्या है। और मैं इतना आने वाले 10 साल, 20 साल तक का सोचता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को लेकिन फिर भी कोई प्लान तो होगा कि अगले 5 साल में आपको कोड एफर्ट्स को कहाँ पर देखना है। अगले 5 साल में हमारा प्लान ये है कि हम और नए-नए प्रोडक्ट्स इसमें डेवलप करें, जिससे कि हमारे कलेक्शन क्वांटिटीज़ हम और इंक्रीज़ कर पाएँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेट बट्स को रिसाइकिल कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा नए-नए प्रोडक्ट्स तैयार कर पाएँ। अभी हम और भी प्रोडक्ट्स पे रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपके हिसाब से सिगरेट में जो फ़िल्टर होता है, उसका मेन यूज़ क्या है आपके हिसाब से? स्मोक को फ़िल्टर करके, क्योंकि फ़िल्टर आई करना आई डोंट स्मोक, तो आई डोंट। बहुत अच्छी बात है अगर आप स्मोक नहीं करते, पर आपने बिल्कुल सही कहा स्मोक को फ़िल्टर करना। तो उसकी मेन प्रॉपर्टी है कि वो स्मोक को फ़िल्टर करता है। तो हम अभी अपनी तरफ से रिसर्च कर रहे हैं कि क्यों ना हम इस फ़िल्टर को यूज़ करके एक एयर प्यूरीफायर तैयार करें। जैसे कि दिल्ली एनसीआर में हम ऑपरेट करते हैं, तो मतलब हमारा फैक्ट्री दिल्ली एनसीआर में है, तो एयर पॉल्यूशन की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हर साल होती है ये चीज़। एक्यूआई लेवल आपको खुद ही पता है कि बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो अगर हम इसकी जो एक्चुअल में प्रॉपर्टी है कि ये स्मोक को फ़िल्टर आउट करता है और उसमें से कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस को ट्रैप करता है। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके अगर हम एक एयर प्यूरीफायर तैयार करें, तो उससे हमारा एक नया प्रोडक्ट भी बनेगा और हम उस प्रोडक्ट को यूज़ करके हमारे जो एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो एक नया प्रोडक्ट होगा। अभी हमने उसको मतलब लॉन्च नहीं करा है क्योंकि वो आर-एन-डी स्टेज पे है, मतलब रिसर्च स्टेज पे है।
पर ये एक नया प्रोडक्ट है जो हम जिस पे काम कर रहे हैं। तो अभी इस तरीके से और भी बहुत प्रोडक्ट्स हैं जो हम लॉन्च कर सकते हैं, जैसे कि हम रिसाइक्ल्ड पेपर बनाते हैं। तो हम जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, वो न्यूज़पेपर्स को हम वो कोई और रॉ मटेरियल को यूज़ करने की जगह अगर सिगरेट बट से बना हुआ पेपर को यूज़ करें, तो वो एक नया लाइन ऑफ बिज़नेस हो सकता है। प्लस हम पैकेजिंग बना सकते हैं, जैसे कि ब्लिंकिट और ज़ेप्टो के आप ब्राउन कलर के बैग्स देखते हैं, हम वो चीज़ भी बना सकते हैं। पर उसके लिए अलग टेक्नीक और अलग मशीनरी होती है, उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जो अभी हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो पैकेजिंग में भी हम इस मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। तो अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत है, बस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हम ले रहे हैं कि अभी हमारा फ़ोकस है कि हम प्रोडक्ट्स अभी तैयार कर चुके हैं और जितनी हमने रिसर्च करके मार्केट में प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं, उसको हम और स्केल अप करें, जिससे कि लोगों को ये चीज़ तो समझ आ गई है अब कि सिगरेट बड एक प्रॉब्लम है और इसका रिसाइक्लिंग हो सकता है। पर उसको रिसाइकिल करके क्या-क्या बन सकता है, राइट। उसकी जागरूकता अभी नहीं है। तो हम अब उसकी जागरूकता इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिससे कि जैसे-जैसे हमारे ऑर्डर्स बढ़ते जाएँगे और हमारा बिज़नेस फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए ग्रो करेगा, तो उस पैसे को हम रीइन्वेस्ट करके और नए-नए प्रोडक्ट्स तैयार कर एंड सकते हैं। अभी कौन-कौन सी सिटीज़ में आपका ये काम कर रहे हैं? हमारा प्लांट नोएडा में है, सेक्टर 134 नगली गाँव में हमने सेटअप करा हुआ है, जहाँ हम महीने का लगभग 100 टन रिसाइकिल कर सकते हैं और कलेक्शन हमें ऑलमोस्ट 250 डिस्ट्रिक्ट से आता है। सबसे ज़्यादा कलेक्शन हमारा साउथ से आता है, बैंगलोर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और एपी, इन सब एरियाज़ से हमारा कलेक्शन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सिगरेट स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्थ रीजन में थोड़ा मिक्स्ड है, मतलब बीड़ी भी पीते हैं, कुछ लोग वो हुक्का टाइप जो होता है वो पीते हैं, च्युइंग टबैको का बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। तो यहाँ स्मोकिंग टियर 1 सिटीज़ में ही है, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है। तो साउथ से हमें सबसे अच्छा मतलब रिस्पॉन्स और कलेक्शन और बिज़नेस मिलता है। बिल्कुल। एंड आगे गवर्नमेंट के साथ में, क्योंकि अभी आपका जो मेन जो है वो प्लांट वो नोएडा में है। जी। बाकी आपने कहा कि आगे एयर प्योरीफायर की तरफ भी आप काम कर रहे हैं उस पर। दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में या किसी अदर गवर्नमेंट के साथ में कोई टाई अप या प्लानिंग हो बात करने का, जी, गवर्नमेंट से हमें या अभी तक किसी तरीके की कोई हेल्प हुई हो? जी, जी। गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया की स्कीम है और एमएसएमई की एक स्कीम है। उसके अलावा हर एक स्टेट की भी अपनी-अपनी स्कीम है। स्टार्टअप यूपी, स्टार्टअप दिल्ली, राइट, ऐसे राइट। करके स्कीम्स हैं। उसमें वो अलग-अलग ग्रांट्स देते हैं, अलग-अलग प्रोग्राम्स वो रन करते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इन सब स्कीम्स में हमने अपने आप को एनरोल करा हुआ है और हम रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं इन सब प्रोग्राम्स में और एग्ज़िबिशन्स में गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है। पर अनफॉर्च्युनेटली अभी किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हम नहीं दे पाए हैं। तो अभी हम सिर्फ़ कॉर्पोरेट्स में ही काम कर रहे हैं या इंडिविजुअल्स को ही रीच आउट कर चुके हैं। पर मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में गवर्नमेंट के साथ भी हमें अगर मौका मिलेगा, तो हम ज़रूर काम करना चाहेंगे और जितना हमारी तरफ से योगदान हो पाएगा और कंट्रीब्यूट हो पाएगा, उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं या उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हम ज़रूर फुलफ़िल करना चाहेंगे। बिल्कुल। नमन, एक लास्ट क्वेश्चन, इस पॉडकास्ट के ज़रिए जो भी ये पॉडकास्ट व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहें? मेरा एक ही मैसेज है कि अगर आप सिगरेट ना पिएँ, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर अगर आप पी रहे हैं, तो मेरा एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि आप वो सिगरेट बट को इधर-उधर फेंकने की जगह हम तक पहुँचाएँ और उस वेस्ट को रिसाइकिल होके एक नए चीज़ में कन्वर्ट होने में हमारे साथ कोलैबोरेट करके हमारी मदद करें। ये बिल्कुल। और छोटा-सा मैसेज है। एंड बहुत सारे लोगों को इवन ये पता भी नहीं होगा कि जो स्मोक वो कर रहे हैं, जो सिगरेट वो पी रहे हैं, उस सिगरेट बर्ड्स का होता क्या है। और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट से तो उनकी ये जो माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि इसका बाद में होता क्या है, वो आई गेस अब क्लियर हो गया होगा। जी।
बहुत शुक्रिया नमन, बात करने के लिए, कोड एफर्ट्स के बारे में बताने के लिए, और कैसे एक सिगरेट बट को रिसाइकल करके उसके कितने सारे यूज़फुल जो प्रोडक्ट हैं वो बन सकते हैं, वो हमारे दर्शकों को आपने बताया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एंड थैंक यू आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए भी, और आगे हम फिर मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट में किसी और स्टार्टअप स्टोरी के साथ।